जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ऑफिसर्स इन ग्रेड बी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 60 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ओपन करेंगे आपको जानने को मिलेगा कि 60 पोस्ट पर ये जो आपकी भर्ती निकाली है इसके फॉर्म आप लोग 29 अप्रैल 2026 से लेकर के 20 मई 2026 तक भर पाएंगे। इसमें यहाँ पर जो आपकी ऑफिसर्स ग्रेड बी की वैकेंसी है ये आपकी 3 अलग अलग डिसिप्लिन में है। एक है जनरल, फिर DEPR और तीसरा DSIM। आप देख सकते हैं कि कौन से डिसिप्लिन के लिए कितनी वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए कौन से डिसिप्लिन पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। कौन सी कैटेगरी को क्या फीस पे करनी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड सैलरी किस तरह से मिलेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अब ये सब जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको लॉगिन के ऊपर रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। एंड देन जो आपका मिडिल नेम है वो डालेंगे। अगर आपका मिडिल नेम न हो तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप नीचे की तरफ आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप चाहिए तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी के अंदर आपकी ईमेल में @@ से पहले जो कुछ भी आता है वो सब टाइप कर देना है और @ के बाद आपकी ईमेल किस डोमेन पर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट कर लूँगा। तो आप भी आपके डोमेन के अकॉर्डिंग अपनी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना। फिर आप कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर उसको कंप्लीट डाल देना। अब आपको कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, इन सभी जानकारी को चेक करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेम लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपको आपकी ईमेल और मैसेज पर सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। उसकी जो कंडीशन है वो आप देख लीजिए। जो आपका फोटोग्राफ है उसका जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फोटो का जो पिक्सल है वो कम ज़्यादा भी होगा तो भी चल जाएगा, बट अगर आपका फोटो का साइज 20 KB से कम रहा या 50 KB से ज़्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में क्या क्या चीज़ें आपको फोटो कैप्चर करते समय नहीं करनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन भी आप चेक कर लेना जो कि आप यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके खुद से भी व्यू कर सकते हैं। अब आप पहले तो अपना फोटो अपलोड करेंगे तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करना और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करना, ओपन करना, फिर आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। जैसे ही आपका फोटो यहां पर आपका अपलोड हो जाए तो आप कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करके आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। तो आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो कैप्चर कर लेना है और फिर इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप क्लिक है टू स्कैन के ऊपर क्लिक करके इस QR कोड को स्कैन करके अपना फोटो मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए। उसके बाद में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिएगा। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए और फिर आपको यहाँ पर आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आती है आपके सामने फॉर्म की बेसिक डिटेल। तो पहले तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से डिसिप्लिन पर अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपको बताना होगा। तो जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके आप यहाँ पर बोला है कि कॉम्बिनेशंस अलाउड टू अप्लाई फॉर ग्रेड बी DR, तो आपको उसके लिए बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जैसे कि SC ST OBC WS जनरल यानी कि UR। तो जो भी है आपकी कास्ट कैटेगरी वो आप सिलेक्ट कर लेना और आपका सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए उसके संबंध में आपको यहाँ पर ये नोटिस देखने को मिल रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब आप यहाँ पर कास्ट यानी कि या तो कास्ट सर्टिफिकेट देंगे या फिर इनकम सर्टिफिकेट नंबर। बेसिकली इनकम सर्टिफिकेट का नंबर
EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर आप SC ST OBC है तो फिर आप यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देंगे और ये जो सर्टिफिकेट आपका कास्ट का ये सेंट्रल का बना होना चाहिए, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर ये सर्टिफिकेट आपने कब बनवाया वो डेट और फिर आपका मंथ है वो, और उसके बाद में ईयर आपको वो सिलेक्ट करना होगा। फिर आता है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना। फिर नीचे की तरफ ये जो ऑप्शन है ये उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि विकलांग वाले ऑप्शन में यस की है, यानी कि वो एक विकलांग है। अगर आप विकलांग नहीं है तो ये ऑप्शन आपके सामने एक्टिव नहीं होंगे, तो आपको इनको इग्नोर कर देना है। फिर आप यहाँ पर एक सवाल देखेंगे, डू यू पोसेस MPhil क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास MPhil क्वालिफिकेशन है तो यस करना, नहीं है तो आप नो कर देना। फिर क्या आपके पास डॉक्टरेट डिग्री या फिर PhD क्वालिफिकेशन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद डू यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर एक और सवाल है कि आर यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय एज पर पारा 5.16 ऑफ RBI मास्टर सर्कुलर ऑन रिक्रूटमेंट डेटेड अप्रैल 1 2025, अगर आप है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक और सवाल है कि डू यू हैव एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि उसके जो एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर बैंक में जो यहाँ पर आपको मेंशन किए गए तो आप यस करेंगे, और यस करने पर आपको बताना होगा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप नो कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आप एक और सवाल देखेंगे जहाँ पर पूछे कि वेदर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, PSU PSB, अगर आप है एम्प्लॉयड इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में तो यस कर देना, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर एक और सवाल है, आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हुज सर्विस हैड टू बी टर्मिनेटेड, यानी कि क्या आप बैंकिंग सर्विस में थे और आपकी जो सर्विस है वो टर्मिनेट कर दी थी, यहाँ पर जो रीजन दिए गए उस रीजन से, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप इसमें नो कर देना। फिर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, क्या आप आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट देना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कर देंगे, और उसके बाद में फिर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर देना है, आपका पैन कार्ड का नंबर देना है, नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज फर्स्ट, तो फेज फर्स्ट के लिए आप एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देंगे। पहले आप आपकी स्टेट की प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद में फिर आपको सिटी की प्रेफरेंस देनी है। इसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंस देंगे आपकी स्टेट की, और फिर उसकी जो सिटी की प्रेफरेंस है वो दे देंगे। फिर आप यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस देंगे आपकी स्टेट की, और उसके बाद फिर आपकी उसकी डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस भी दे देनी है। सेम वे में आप यहाँ पर फोर्थ प्रेफरेंस देंगे, और फिर उसकी जो सिटी की प्रेफरेंस है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज फर्स्ट, तो फेज फर्स्ट के लिए आप यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ रखना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फेज फर्स्ट DEPR DSIM, अगर आप DEPR या फिर DSIM की पोस्ट पर अप्लाई किए हो तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने जनरल पर अप्लाई किया तो हमारे सामने ऊपर वाले ऑप्शन एक्टिव थे। अब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे सेंटर फॉर फेज 2, अब आपको यहाँ पर फेज 2 के एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, जो कि तीनों पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट एक बार ही दे सकते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर आपकी जो सिटी है वो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पर आपकी जो थर्ड चॉइस है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे, एंड देन फिर आप यहाँ पर आपकी फोर्थ चॉइस भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मीडियम ऑफ रिटन एग्जाम, आपका रिटन एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपको उसी में देना होगा। अब आती है पर्सनल डिटेल, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, डे, आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपका जो जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। फिर आपसे पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर है तो आपको यस करने के बाद में आपके जुड़वा का जेंडर भी बताना होगा और नाम भी बताना होगा, बट नहीं है तो नो करके आप यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अनमैरिड है, मैरिड है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो आपकी माता जी का नाम है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फिर आएगा एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 और 3, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन 3 लाइन के अंदर भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर खुद से एंटर करना होगा। फिर यहाँ से आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब नीचे है परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग
इनवॉइसिंग भेजना चाहते हैं, जीएसटी इनवॉइसिंग यानी कि फ़ीस की स्लिप, तो जिस पर भी भिजवाना चाहते हैं वो एड्रेस आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आएगी बैंक डिटेल, जहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किसके नाम पर बैंक अकाउंट है वो आपको लिखना है, बैंक अकाउंट का नंबर देना है, कन्फर्म बैंक अकाउंट दोबारा नंबर डाल करके वेरीफाई करना है, बैंक का जो नाम है और जो ब्रांच है वो आपको लिखना होगा। जैसे कि मेरा मान लीजिए HDFC बैंक है और सहारनपुर में है, तो मैं लिखूंगा HDFC बैंक और उसके बाद जिसकी ब्रांच का नेम है कोट रोड सहारनपुर, जो इस तरह से आपका बैंक का नाम है और जो उसकी ब्रांच नेम है वो आपको लिखनी होगी। टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग या करंट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे, ये कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर या फिर चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप इसको बैंक का नाम गूगल के अंदर जाएंगे, सर्च करेंगे और वो कौन सी ब्रांच है वो सर्च करेंगे और बाद में लिख देंगे IFSC कोड, तो आप ऑनलाइन वे में भी आपका IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर फीस का चार्ज देखेंगे, ये जो फीस का चार्ज आप देख पा रहे हैं ये GST मिला करके है। अब आप जैसे ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दे तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर एक बार फिर से नोटिफिकेशन पर आकर के देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आप मिनिमम क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं यहाँ पर आपसे किस डिसिप्लिन पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। क्वालिफिकेशन आपके 1 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन की और फिर आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की दी गई है, तो तीनों पोस्ट की क्वालिफिकेशन एक बार फिर से यहाँ पर डबल चेक कर लेना। अब आप यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। उसके पहले आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि डू यू हैव एन इंटीग्रेटेड डबल डिग्री, अगर आपके पास डबल डिग्री है तो यस कर देना, नहीं है तो आप नो कर देना। ये आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप आंसर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 10th स्टैंडर्ड, तो आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना है, तो आप इसमें गाइज ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर एक एक करके जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे उन सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देना, चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, तो सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे। मैं डेमो के लिए यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखा दिया हूँ। अब आएगा नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, तो आपको बताना कि आपने किस बोर्ड से किया। बेसिकली आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम डाल देना। फिर बताना डेट ऑफ पासिंग, कब आपने आपकी जो 10वीं है वो पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे यानी कि नंबर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपकी क्लास ग्रेड क्या थी वो सिलेक्ट कर लेंगे। जिनके 60+ परसेंटेज रहते हैं वो फर्स्ट क्लास कैटेगरी के अंदर आते हैं और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड क्लास में आते हैं और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो पास क्लास में आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये क्लास का एक एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप सेम वे में आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो सेम वे में आप बताएंगे कि आपने 12वीं किन सब्जेक्ट के साथ में पास किए, उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ, चाहे आपको यहाँ पर जो भी 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे 5 सब्जेक्ट वो आप लिख देना। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम बताना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है। फिर आपको बताना कि कब आपने इसको पास कर लिया था, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कितने नंबर आपके थे परसेंटेज में, पॉइंट के साथ में आपकी जो पॉइंट में परसेंटेज निकल के आती है वो भी आप यहाँ पर लिखिएगा और फिर आपकी क्लास आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब आती है ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री, तो आपको बताना कि आपकी इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा स्ट्रीम है। अगर इनमें है तो अच्छी बात है, इनमें न है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर बताना कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आप दे सकते हैं, पूरा नाम आप दे दीजिएगा। उसके बाद किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करिएगा। फिर आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज डाल दीजिएगा एंड देन आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास PG डिग्री है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी सेम वे में भरेंगे। आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम और फिर आपको बताना है कि कहाँ से आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है और ये करने के बाद में आप बताएंगे कब आपने इसको पास कर लिया था, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी क्लास और आपकी जो परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आप उसकी जानकारी भर देंगे। अगर आपने MPhil वाले ऑप्शन में यस किया था तो आपको यहाँ पर MPhil की जानकारी देनी है। अगर आपने PhD वाले ऑप्शन में यस किया था या डॉक्टरेट डिग्री वाले में यस किया था तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। अब यहाँ पर नीचे एक सवाल है कि क्या आपको कंप्यूटर की ऑपरेटिंग नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, अगर है तो यस कर देना,
देना और यस करने के बाद में डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, किस तरह की नॉलेज आपको है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर MS वर्ड लिखा, फिर यहाँ पर मैं MS एक्सेल, उसके बाद में इंटरनेट ब्राउजिंग, इस सर्च ब्राउजिंग, इस तरह से आप लिख सकते हैं जो चीज़ें आपको कंप्यूटर में आती है। तो ये सब यहाँ पर मेंशन कर देना और उसके बाद में एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप देना चाहे तो आपको यहाँ पर प्रेजेंटली वर्किंग में बताना हो कि अभी आप काम कर रहे हैं या फिर आपने पहले किया था। अगर अभी कर रहे हैं तो यस कर देना, अगर आप पहले किए थे तो आप नो करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आप उस कंपनी या उस बैंक का नाम देंगे जहाँ पर भी आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके काम किया है। टोटल पीरियड ऑफ सर्विस में फ्रॉम में तो आप वो डेट भरेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी और टू में वो डेट भरेंगे जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ और रीजन आप यहाँ पर दे देंगे, कोई भी छोटा मोटा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और देखेंगे लैंग्वेज नॉन, तो मुझे लैंग्वेज आती है, मैं यहाँ पर हिंदी लिख देता हूँ। हिंदी मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैंने तीनों के ऊपर टिक कर दिया। फिर यहाँ पर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप लिखेंगे और उसका स्टेटस बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है, और अगर आपको बोलनी आती हो तो तभी आप इसको टिक करना, अगर बोलने नहीं आती तो आप इसको ऐसे अनटिक कर सकते हैं। फिर अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है जैसे कि पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, तो आप वहाँ पर वो लैंग्वेज लिख करके उसका स्टेटस भी सेम वे में बता सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के डिक्लेरेशन में आई एग्री करेंगे। कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे और एक बार फिर से ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे और इसकी जो गाइडलाइंस है वो भी आप देख सकते हैं। आप एक बार ये PDF ओपन कर लेना और इसमें आपको गाइडलाइंस क्या क्या दी गई है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फाइल आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। बेसिकली थंब इंप्रेशन की जो फाइल है इसका साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। अब आप यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। इसमें आप क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, या आप ओपन करके नीचे की तरफ आएंगे तो आपको इसमें एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से हेडिंग देखने को मिलेगी। ये जो लाइन दी गई है यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम भरना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और बाकी की लाइन ऐसे लिखनी जो यहाँ पर लिखी गई है, और उसको एक कोरे कागज़ के ऊपर लिख करके आपको अपलोड करना है जिसका साइज आपका 100 KB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी वो फाइल है वो सिलेक्ट करना, ओपन करना, आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा। फिर आप इसको ओके कर देना। अब आता है SSLC 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट PDF, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसमें गाइज आपको 10वीं या फिर उसके बराबर की, इसमें आपकी हायर क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगे, सिर्फ आपको 10वीं के लिए ही बोला है। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी ये चीज़ है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। साइज 1 KB से लेकर के 500 KB के बीच में रहना चाहिए, तो अगर ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपकी फाइल अपलोड हो जाए तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उनको डबल चेक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर टू फैच माई डिटेल्स, जैसे कि नेम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC, ग्रेजुएशन डिटेल। तो अगर आप आपकी सभी डिटेल डिजिलॉकर अकाउंट से फैच कराने के लिए अग्री है और कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको डिजिलॉकर की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आगे प्रोसीड किया जाएगा और आप वहाँ पर डिजिलॉकर अकाउंट पर लॉगिन होंगे और अपनी डिटेल्स की अलाउ करके परमिशन देंगे। बट गाइज अगर आपका वहाँ पर कुछ घपला है, कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि कोई एरर आता है या फिर उसमें कोई इशू है या आपको लगता है कि यार जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो सही से नहीं है, तो आप चाहे तो यहाँ पर नो कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पर अभी करना कंपलसरी नहीं है। अगर कंपलसरी होता तो यहाँ पर नो का ऑप्शन नहीं होता, तो फिर यहाँ पर ये चीज़ आपको करनी ही होती। बट आपके पास ऑप्शन है, अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से कर पा रहे, कोई इशू नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर से बता दूं कि ये कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डिजिलॉकर से आपकी इन्फॉर्मेशन फैच करानी है, आपकी चॉइस है। और ये सब करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा और ये जो सिक्योरिटी कोड है वो आप यहाँ पर इस तरह से भर देंगे और इसको भरने के बाद में सबमिट करेंगे, ओके कर देंगे। आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे